आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी भारत के सेंस में। तो फाइनली जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। दोस्तों, ये एग्जाम के लिए ये जो किताब मैं कर रहा हूं, मतलब ये जो 6th पार्ट है, जिसमें हम अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी, इसमें मार्क्सिस्ट हो गया, इसने नेशनलिस्ट अप्रोच हो गया, कॉलोनियल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सवाल आते हैं। तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी यानी कि कॉलोनियल अप्रोचेस की हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। और स्टडी ग्लोस हमारा टेलीग्राम चैनल, यहां पे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे पीडीएफ में इसमें कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आप डाउनलोड करें, लेकिन करना है तब भी मैं डाल दूंगा। देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, डेटा बहुत बहुत कम रहेगा। आप समझ लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है और मैं इस ब्लैक बोर्ड पे आपको सब समझा रहा हूं, तो पॉइंट्स लिखते चलिए, ठीक है? और जब आपका एग्जाम पास आए, अभी शायद हो सकता है सितंबर में, क्योंकि यूजीसी ने बोला था सितंबर लास्ट में कंडक्ट करवाएंगे। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर का ही कोर्स है, तो आप इसको लास्ट में सुन लीजिएगा। मॉड्यूल सारे तैयार हो जाएंगे, तब तक लास्ट में बस लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है, अपनी तारीफ कर दी थोड़ी। चलिए कोई नहीं। हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी देखते हैं। देखिए, इसमें इसको आप खाली भारत के ही कंटेक्स्ट में मत देखिए, सबके कंटेक्स्ट में देखिए। एक चीज आप समझिए, अगर हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो कॉलोनियल मतलब क्या? देखो, हम यहां पे भारत के सेंस में बात करेंगे तो ब्रिटेन ने बनाई कॉलोनी, उपनिवेशवाद किया, इंपीरियलिस्ट पावर, कॉलोनियल पावर था ब्रिटेन। इधर ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करके बैठा था, भारत पे कब्जा करके बैठा था, अफ्रीका पे कब्जा करके बैठा था, अमेरिका पे कब्जा करके बैठा था। ब्रिटेन जो था वो कॉलोनियल पावर था। अब जाहिर सी बात है, हम अगर ब्रिटेन अप्रोच पढ़ेंगे, जो हिस्टोरियंस ब्रिटेन के थे वो इसको जस्टिफाई ही करेंगे ना। भाई सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हारा परिवार है, बड़ा वर्चस्व है, ठीक है, सरदार खान नहीं नहीं, चलो वो वाला एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, वो तो फिर वसैपुर वाला, लेकिन बहुत बड़ा तगड़ा परिवार है, ठीक है, और वो कंट्रोल कर रहा है। अब मान लो कि तुम्हारे यहां एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान पैदा होता है और वो हिस्ट्री लिखना चालू करता है, लेकिन वो तुम्हारे परिवार का है ना, बहुत कम चांसेस है कि वो न्यूट्रल लिखे। वो एक्चुअली में जस्टिफाई करेगा। जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो जस्टिफाई करेगा ना। यही ब्रिटेन के साथ था। ब्रिटेन के जो हिस्टोरियोग्राफर्स थे, शुरू में जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स आए ना, एक तो सबके सब सिविल सर्वेंट थे। देखिए, उस समय याद रखिएगा, आज का जो आईएएस है वो उस समय के आईसीएस से निकला है। मैंने पूरा इतिहास कवर किया, आप देखिएगा कि ब्रिटेन का कैसे, यहां मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है कि ब्रिटेन ने कैसे भारत पे कब्जा किया, और वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने कॉलोनियलिज्म पूरा समझाया है। कॉलोनियलिज्म और डीकॉलोनिज्म, मतलब कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन। तो ऐसा है कि हाँ, और पॉलिटिकल, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का पहले 2 लेक्चर भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने डेवलपमेंट बताया। देखिए, अगर ब्रिटेन की बात करें तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जितने भी हिस्टोरियोग्राफर्स थे उसमें से मैक्सिमम इंडियन सिविल सर्वेंट थे। जब ब्रिटेन भारत में आया तो उनको पता था बहुत भ्रष्टाचार। रॉबर्ट क्लाइव आया, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लेसी लड़के गया, जीत के गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत पैसा लेके गया था, लूट लिया था। अब ये जो लूटा हुआ पैसा था, ये सब करप्शन का था। इसने बहुत धांधलेबाजी की और बहुत करप्ट था ये रॉबर्ट क्लाइव, बहुत हद से ज्यादा करप्ट था। तो जब ब्रिटेन को पता चला, उनका तो मूड खराब हो गया, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि बच के निकल गया, लेकिन फिर भी तब जब 1773 में फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया यहां पे भारत में, तो हुआ क्या कि ब्रिटेन को उस समय लगने लगा था कि यार कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, ऐसे चलेगा नहीं। तब वहां पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस, इसका कंसेप्ट आया कि भारत में एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए। वहां से गवर्नर जनरल आते थे, वहां से वाइसरॉय आते थे। भाई इंडियन सिविल सर्विस निकाल के ही तो उस समय, जैसे आज का आईएएस होता ना, वैसे आईसीएस था। वो भारत आते थे, वो वाइसरॉय बनते थे, वो गवर्नर जनरल बनते थे। तो दुनिया में उस समय सबसे बड़ी पोस्ट थी आईसीएस। ब्रिटेन में लोग इसके लिए जम के तैयारी करते थे, जैसे आज का आप कर रहे हैं ना, वैसे उस समय भी, कि हम तो इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उससे बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं थी। उससे बड़े फिर क्राउन आता था, राजा रानी। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो सबके सब आईसीएस थे। शुरुआत में जितने हिस्टोरियोग्राफर्स थे, या तो जज थे या फिर इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, जो आईसीएस बनाया था। अब दोस्तों, शुरुआत में जितने भी हिस्टोरियोग्राफर्स आए, इसकी शुरुआत 18th सेंचुरी में होती है। देखिए, इसको आप 2 फेज में डिवाइड करिए।
इनफैक्ट 3 फेज में। 1757 ब्रिटेन भारत में आता है। 1818 तक इनफैक्ट जब सारी चीजों को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था, बड़े बड़े एम्पायर्स को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया, तब ब्रिटिश एम्पायर स्टेबल हुआ। और फिर उसके बाद जब नेशनलिस्ट है, पहले में देखते हैं इसमें ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, बहुत ही कम जेन्युइन वर्क्स, हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए। हम पहले इन्फ्लुएंशियल वर्क्स की बात कर रहे हैं, बहुत कम। और जो भी यहां पे लिखा गया वो सब ब्रिटिश एम्पायर को जस्टिफाई कर रहा था। भैया देखो, यहां पे चार्ल्स ग्रांट थे जिन्होंने 1792 में लिखी ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। लिख लीजिएगा, ये 1792 चार्ल्स ग्रांट ने ये लिखा। अब दोस्तों उसमें क्या था, यहां पे चार्ल्स ग्रांट ब्रिटेन के रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ब्रिटेन भैया हम जो रूल कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, भारत में रूल करने की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, भारत में जो सोसाइटी है वो तो सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी है। भारत का जो रिलीजन है वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। फेथ जो है, फेथ के दम पे इनकी सरकार चलती है, धर्म के इनकी पूरी सरकार चलती है, तो ये तो बेकार है। इंडियन सोसाइटी डेवलप ही नहीं है और हम यहां पे आए हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। शुरुआत में जो हिस्टोरियंस आए थे ना, वो ये बोलते थे कि भैया इनको जीने का ढंग नहीं, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, सबके लिए बोलते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन, हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर तो बर्डन है, हमको तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तुम लोगों का उत्थान करने के लिए। ये कितनी बकवास थ्योरी है। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी आप पढ़िएगा, मतलब यही है, पढ़िएगा क्या जो मैंने आपको बताया है। ये हर जगह अफ्रीका में भी यही चलाते थे, क्योंकि इनको तो जस्टिफाई करना है ना। देखो एक चीज बहुत मजे की बताता हूं, ब्रिटेन में ना, ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज बनाई है, जहां पे वो, वहां पे जितना एक्सप्लॉयटेशन करता था ब्रिटेन में नहीं करता था, वहां पे अलग था। सुभाष चंद्र बोस जब ब्रिटिश गए थे तो वो तो चौंक गए थे, बोल रहे थे कि यहां पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब इतना फ्रेंडली है, और भारत में ब्रिटेन ऐसा करता है, इतना एक्सप्लॉयटेशन, वहां पे कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ब्रिटेन जो था ना, जब यहां पे ब्रिटिश एम्पायर था, तो वो बहुत बचता था कि कोई न्यूज जो है वो ब्रिटेन में ना जाए। आप समझ रहे हैं? तो वहां पे जो हिस्टोरियोग्राफर्स थे वहां की जनता के लिए भी लिखते थे कि जब वहां की जनता पढ़े, ब्रिटेन में, यूरोप में जब लोग पढ़े, तो उनको लगे कि हाँ हमारा काम जस्टिफाइड, हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये था। अब दूसरा फेज आता है आपका 1815, जब ब्रिटिश एम्पायर जो वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, विक्ट्री हो गई, नेपोलियन को हरा दिया, इधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया। अब 1806 से लेकर 1818 जेम्स मिल जो थे, जो कि सिविल सर्वेंट थे, बहुत ही गजब इन्होंने लिखा। इन्होंने पहली कोशिश की सीरीज ऑफ वॉल्यूम्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे ये। 1820, 1826 और 1840 में इन्होंने किताबें लिखी। और इंडियन सिविल सर्विस, देखिए जो हिस्टोरियंस किताबें लिखते थे ना, वही आईसीएस में पूछी जाती थी। ये कहते ना, ये टेक्स्ट बुक थी। ठीक है, तो जहां पे ईस्ट इंडिया कॉलेज था ना, इंडियन सिविल सर्विस, ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर जो है, एग्जाम निकाल के ट्रेनिंग करते थे। जैसे आज आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी के लपसन्ना में होती है, लापसना में होती है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, उस समय हेलीबरी में होती थी। तो वहां पे जेम्स मिल की किताबों को पढ़ाया जाता था कि पहले भारत के बारे में तो जान लो, उसके बाद तो भारत जाके रूल करोगे। मजे की बात यह है कि जेम्स मिल कभी भारत आए नहीं, और इससे पहले जो सिविल सर्वेंट भारत आए थे, उनकी लिखावट से इन्होंने भारत का एक नैरेटिव दिया कि भारत कैसा है। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का यूटिलिटेरियन एजेंडा था कि ब्रिटेन जो पूरी डिक्टेटरशिप चाहता था, जैसा ब्रिटेन रूल, इन्होंने भी जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, और मिल तो बोलते थे कि हमारा इंपीरियलिज्म बहुत ही बढ़िया है, और जैसा इंग्लैंड के लोग पढ़ना चाहते थे कि हम बहुत ही महान राज्य है, हम उत्थान कर रहे हैं, वैसा ही जेम्स मिल ने लिखा। लेकिन ये पहली कोशिश थी कॉलोनियल हिस्ट्री की, जब प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री जो है वो लिखी गई। आप समझ रहे हैं? उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन आए, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन कॉलेज है ना, सुना है कि नहीं? कहां पे है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत बड़ा एल्फिंस्टन जो है वो भी एक सिविल सर्वेंट थे, पुणे में है, आज भी बहुत बड़ा कॉलेज है। तो ये सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने भी हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया 1841 में लिखा, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी। इसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की ये एक छोटी सी हिस्ट्री बताई। लेकिन यहां पे भी दोस्तों हम देखते हैं कि ये बताते हैं पूरा का पूरा कि कैसे ब्रिटिश रूल आया, एक्सपैंड हुआ, कंसोलिडेट किया हमने। एंशिएंट और मेडिवियल जो पीरियड था हिंदू और मुस्लिम का, वो सब ये बहुत अच्छे से बताते हैं। लेकिन अगेन ये भी जस्टिफाई करते हैं
ये भी इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद जे टैलबॉयज थे, जे टैलबॉय व्हीलर 1807 में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 वॉल्यूम में लिखी, जिसको पब्लिश किया गया था 1867 और 1876। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल 1886। तो एल्फिंस्टन वर्क जो है वो बहुत ही इंफ्लुएंशियल था। और उसके बाद विंसेंट स्मिथ है। विंसेंट स्मिथ भी सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और इन्होंने, अगर हम बात करते हैं, विंसेंट स्मिथ ने कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी। इनकी खुद की भी बहुत रिसर्च थी, लेकिन इन्होंने भी जस्टिफाई किया। हम ये देख रहे हैं कि सब लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इन सबकी किताबें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी उस समय। अगर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते ना, ये कॉलोनियल अप्रोच, बताइए भारत में आपको कॉलोनियल अप्रोच बताया जाता था। और जस्टिफाई इसीलिए तो शुरुआत में जो कांग्रेस वाले आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआत के जो नेशनलिस्ट थे, दादा भाई नायडू जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, वो कोई ब्रिटेन से चिढ़ते थोड़ी ना थे भाई। 6 पैरामीटर थे, उन्होंने खाली इकोनॉमिक पैरामीटर को उन्होंने खाली कंडेम किया था, बाकी किसी पैरामीटर को उन्होंने कंडेम नहीं किया था। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल सही है, ब्रिटेन जो कर रहा है बिल्कुल सही है, कानून के तौर पर ब्रिटेन कर रहा है बिल्कुल सही है। वो थोड़ी ना, वो तो ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं, वो जो इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने खराब करके रखी थी उससे नफरत करते थे। और वो इसलिए क्योंकि भारत में ही कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी 1885 में, जब पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो पूरा चला, ठीक है। तो विंसेंट स्मिथ ने भी बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन इन्होंने भी जस्टिफाई किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल में बहुत कुछ कियोस फैला, अनस्टेबिलिटी। तो इन्होंने भी बोला कि जो हमारा आयरन हैंड है, ब्रिटेन का आयरन हैंड है, उसी ने इंडिया को स्टेबिलिटी पे रखा है। बताइए, ये बोला है विंसेंट स्मिथ ने। हमने आयरन हैंड समझते हैं ना, कि जो हमारा लोहे का हाथ है, हमने जो साम दाम दंड भेद, मारो पकड़ के, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको कंट्रोल करो, उसी ने भारत को स्टेबिलिटी प्रदान की है, वरना तो भारत टूट जाता। यह बोला गया है शुरुआत के कॉलोनियल हिस्टोरियंस में। लेकिन आपको न्यूट्रल रहना, याद रखिएगा। अभी मैं इसका इंपैक्ट जब बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये इसको हम कॉलोनियल हिस्ट्री को नकार दे। आप बिल्कुल नहीं नकार सकते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे, अभी मैं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। फिर एडवर्ड थॉमसन है, जो एक मिशनरी थे, जिन्होंने बहुत टाइम तक पढ़ाया। बहुत अच्छे फ्रेंड थे एडवर्ड थॉमसन रविंद्रनाथ टैगोर के। जीटी गैरेट आए, सिविल सर्वेंट, 11 साल रहे यहां पे, बाद में लेबर पार्टी ज्वाइन की, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। अब इन्होंने थोड़ा सा सिंपैथेटिक ग्राउंड रखा, इन्होंने थोड़ा सा ठीक ठीक बताया। जो भी यहां पे थोड़ा सिंपैथेटिक होता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि हम में भी खामियां हैं, जो ब्रिटिशर ये लिखते थे, भर भर के गालियां पड़ती थी इंग्लैंड में। जो कंजर्वेटिव होते थे ना, कि अच्छा राष्ट्रवादी जो होते थे, ऐसी बात है, हमको ना तुम चुन के दूसरे को चुन रहे हो। आप खुद सोचिए कि भारत में अगर कोई दूसरे देश की तारीफ कर दे और भारत की बुराई कर दे, तो जितना गुस्सा आपको आएगा उतना ही गुस्सा उस समय इंग्लैंड में आता था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी हम देखते हैं, पहले 18th सेंचुरी, ये पहला फेज खत्म 1757, फिर दूसरा फेज 1815 में जब ब्रिटिश स्टेबल हुआ। और उसके बाद 19th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि जो थोड़ा लिबरल अप्रोच रहा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स का, उन्होंने भारत की प्रॉब्लम्स को भी बताया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो लॉर्ड मैकॉले, महान इंसान, सार्केस्टिकली बोल रहा हूं, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकॉले 1834 में आए थे, सिविल सर्वेंट, जिन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को ही बोला था कि ये बकवास है और ये बिल्कुल अंधविश्वासी है, और पूरा जो आज भी हमारा जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन, वो सब लॉर्ड मैकॉले की ही देन है। कानून भी लेके आए थे लॉर्ड मैकॉले, पूरा बहुत कुछ इन्होंने किया था। तो इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी, इनकी हिस्ट्री बहुत बोरिंग बोली जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने, इनका भी कॉलोनियल ही अप्रोच था। इन्होंने काफी एसेज लिखे। इंडियन पर्सनैलिटी, जो ब्रिटिश इंडियन पर्सनैलिटी, रॉबर्ट क्लाइव पे एसेज लिखे इन्होंने, लेकिन इनका भी कॉलोनियल अप्रोच था। इनको बहुत ही, जो इनकी इंफॉर्मेशन थी काफी फ्लॉड और पुअर थी, बिल्कुल ब्रिटिश थे, है ना। ये इनका कॉलोनियल अप्रोच बहुत ही एकदम कट्टर था। ये बहुत जस्टिफाई करते थे, भाई जो इंसान भारत के ट्रेडिशंस कस्टम को नकार रहा है, वो जाहिर सी बात है वो उधर ज्यादा मतलब झुकेगा। उसके बाद हेनरी मेन आए। हेनरी मेन एक बहुत बड़े ज्यूरिडिकल हिस्टोरियन थे। हेनरी मेन एक लॉ मेंबर थे। ज्यूरिडिकल मतलब कानून की अच्छी खासी समझ थी इनको। ये एक लॉ मेंबर थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी ना, मैंने बताया ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, मैंने पूरा रिव्यू किया। स्पेक्ट्रम 30 लेक्चर की सीरीज है, 1757 से लेकर 1947 तक। देखो, मैं कमेंट, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उसके लॉ मेंबर थे, और इन्होंने एंशिएंट लॉ 1861 में लिखी, जो विलेज कम्युनिटीज के बारे में बताती थी।
अब ये बहुत पाथ ब्रेकिंग वर्क है, क्योंकि इससे पहले विलेज को, गांव को समझने की ज्यादा कोशिश नहीं की थी। लीगल और इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, जॉन हेनरी मेन, मैं स्पेलिंग दे, आई होप आपको स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेनरी, यार देखो मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, मुझे कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है। कमाल, देखो ये बढ़िया लिखा मैंने, ये हेनरी MAINE मेन, ठीक है, HENRYMAINE, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से जो लीगल हिस्ट्री लिखी वो बहुत बढ़िया थी। फिर उसके बाद सर जेम्स फिट जेम्स आए, JAMESFITZ, जेम्स फिट जेम्स स्टीफंस, ये भी एक लॉ मेंबर थे वाइसरॉय की काउंसिल में। लेकिन इन्होंने भी, अब देखिए ये यहां पे अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। वाइसरॉय काउंसिल के ये लॉ मेंबर थे। इन्होंने जो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने बोला बिल्कुल सही था। लेकिन एडमंड बुर्क आए, उन्होंने फिर आर्ग्यू किया कि बिल्कुल भी नहीं। उस समय जो नंद कुमार को, जब जस्टिस एलिजा इम्फी ने, ठीक है, ये पूरा जो केस हुआ था ना नंद कुमार वाला, जब पनिशमेंट दी, सजा दी, वो बिल्कुल गलत था कानून के हिसाब से। देखिए उस समय ना कानून ब्रिटिश के पक्ष में झुक जाता था। कई रेवोल्यूशनरी हैं, उन्होंने अपने आप को अच्छा खासा डिफेंड किया, लेकिन कई बार ये ब्रिटेन के उधर झुक जाता था और इसकी काफी क्रिटिसिज्म भी होता था। ब्रिटिश के स्टोरियोग्राफर्स करते थे, समझ रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों दो बहुत बड़े प्रोमिनेंट ऑथर है। एक तो आए सर विलियम H हंटर, जिन्होंने बहुत सारे गजेट्स जो है वो पब्लिश किए 1899 से लेकर हम देखते हैं कि इन्होंने सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल वर्क्स, द रूलर्स ऑफ इंडिया, हालांकि इसमें मेकर्स ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को ही बहुत ज्यादा जस्टिफाई किया, बट अकबर और अशोक के बारे में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। जो लाइब्रेरी, ये बेसिकली स्पॉन्सरशिप होती थी, ब्रिटेन जो है ना स्पॉन्सर करता था, जाओ हमारी तरफ से हिस्ट्री लिखो। वो उनकी बुराई थोड़ी ना लिखेंगे, मैं तुमको बोल रहा हूं कि मेरे बारे में लिखो, पैसा दे रहा हूं, तो आप मेरी बुराई थोड़ी ना लिखेंगे, आप तो मेरी बढ़ाई लिखेंगे, यही था। फिर आल्फ्रेड लियोल आए, ALFREDLYALL, इन्होंने लिखा राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया 1894 में। इन्होंने भी मेथोडोलॉजी, इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और जिस तरीके से इन्होंने इंडियन सोसाइटी, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा, ये बहुत अच्छे से लिखा इन्होंने, और इन्होंने स्टोरी बहुत अच्छे से बताई। साथ ही साथ इन्होंने एंशियंट वर्ल्ड के बारे में बताया, ग्रीस और रोमन के बारे में बताया, ये सब इन्होंने बारे में बताया। और इन्होंने ये तक लिख दिया, इन्होंने ये लिखा कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो गया था, सर्टेन पॉइंट पर रुक गया था, यानी कि थोड़ा सा क्रिटिकल थे। साथ ही साथ इन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन और हमको बिल्कुल सेम बता दिया, जो बाद में बहुत ज्यादा इस पे काफी मतलब बवाल भी हुआ है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि काफी कुछ हुआ। आल्फ्रेड लियोल की बात करें तो इन्होंने सोसाइटीज के बारे में, इंडियन सोसाइटीज के बारे में बहुत बढ़िया वर्णन दिया। उसके बाद आते हैं एक WH मोरलैंड करके, सिविल सर्वेंट थे। WH मोरलैंड ने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे बल दिया। अब ये बहुत ब्रेक थ्रू है, ये नोटवर्दी डेवलपमेंट है, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक हिस्ट्री किसी ने नहीं छुई थी। तो 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी आते आते इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन होने लगे थे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझाया जाने लगा था। उस समय एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, एग्रेरियन रिलेशंस कैसे थे, ये सब WH मोरलैंड ने इसको बहुत अच्छे से समझाया। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर 1920 में जो पब्लिश की, उसके बाद इन्होंने और भी लिखा, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब 1923 में पब्लिश की, और फाइनली इन्होंने एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1929 में। ये तीन जो WH मोरलैंड ने लिखे, बहुत कुछ पता चला हमको, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की कैसी थी ये पता चला, ठीक है। ऐसे ही वेरा एनस्टे थे, VERANSTEY, इन्होंने भी सिमिलर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1929 में लिखा। एक नई डिसिप्लिन, मोरलैंड ने एक नई डिसिप्लिन इकोनॉमिक हिस्ट्री को डेवलप कर दिया था, अगर भारत की बात करें, ठीक है। उसके बाद डेविड डॉडवेल आए, PE रॉबर्ट्स आए, इन्होंने भी लिखा। लेकिन कि जितने भी काम थे ना, इसमें आपको इंडिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कम देखने को मिलेगी। इंडिया लोग तो है ही नहीं, ये सब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम कॉलोनियल आइडियोलॉजीज की बात करें तो सबसे पहले ये क्या था, ये ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था। मतलब कहने का मतलब ये है
कि यहां पे सुपीरियोरिटी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि हम सबसे सुपीरियर हैं, उसी को ही दिखाया गया कि हम आगे हैं और हम तुम्हारा उत्थान करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यहां पे आइडिया जो था, ब्रिटेन बोलता था, अगर अब हम कुल मिला के बात करें कि कुल मिला के हिस्टोरियोग्राफर्स ने बोला क्या, इंडिया में कोई यूनिटी ही नहीं है, इंडिया में ना यूनिटी थी ना है, ये तो यूनिफाइड कंट्री थी ही नहीं, हमने इनको यूनिफाई किया। अभी तक इंडिया एक डार्क सेंचुरी में रह रहा था। आपको गुस्सा आ रहा होगा ये पढ़ के, लेकिन अभी हम जब नेशनलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे तब आप गर्व से, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। थर्ड पॉइंट है, बेटा एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी हिस्ट्री पढ़ो, जब भी इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, बहुत ही न्यूट्रल रहो, दोनों पक्ष देख के चलो, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई एग्जाम में तो दिक्कत आएगी आएगी, फिर एक पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल न्यूट्रल रह के पढ़ना। उसके बाद 19 मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियंस सोशल डार्विनिस्ट नोशंस पे भी काम करते थे इंडिया के बारे में। यहां बताते थे कि अरे भैया, भारत में तो लोगों के बीच में स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल है, यहां पे बड़ा छोटे पे हावी है, और हमने आके लॉज बनाए, सब कुछ सही किया। और यही जो ये सोसाइटी की जो कंडीशन थी, इसी की वजह से डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था, और हम आए, हमने एम्पायर बिल्डिंग की। तो यहां पे ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्डर बोला जाता है। मिथ है बस, रूलर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं वो अपने आप को, अगर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स की आप बात करें कि हम सबसे बड़े, इंपीरियलिज्म जो हमने फैलाया वो बहुत अच्छा किया। समझे कि नहीं? ये ब्रिटिश रूल को लेजिटिमाइज करते थे कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया। अब हम इंपैक्ट की बात करते हैं। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या कॉलोनियल हिस्ट्री जब ऐसा बता दे तो क्या हम इसको खारिज कर दें? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमको पहले ये देखना है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आता था और ब्रिटेन की बढ़ाई करके भारत की बुराई करके जाता था। इसमें आपने थॉमस मुनरो का नाम सुना होगा, चार्ल्स ट्रेवेलिन का नाम सुना होगा। ये वो पर्सन है जो काफी भारत के लोगों के लिए काफी सिंपैथेटिक थे। ब्रिटिश ऑफिसर और ब्रिटिश मिशनरी जो यहां पे काम करती थी और जो एक्सप्लॉयटेशन करती थी, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। आप समझ रहे हैं? जॉर्ज ऑरवेल जो थे, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस में काम करते थे, वो भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे एम्पायर के। जॉर्ज ऑरवेल, GEORGEORWELL, इनको आप कोट करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। यहां पे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ऐसा नहीं कि खाली नेगेटिव, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था वो देखते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि सबसे पहले तो दोस्तों हमको फैक्ट पता चले ना, हमको पता चला। देखिए इनके जो फैक्ट्स है ना, जो इन्होंने लिखा, ये काफी, क्योंकि ये ऑफिसर्स की बिल्कुल न्यूट्रल था। देखिए इससे पहले मैंने आपको मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बताया था, उसमें क्या था, उसमें बहुत बड़ा चढ़ा की चीजों को बताया गया था, लेकिन हमको उस समय पता चल रहा था कि भारत में चल क्या रहा है। भले ही ये अपने आप को डिग्निफाई कर रहे थे, बहुत ही ग्लोरीफाई कर रहे थे, लेकिन हमको ये तो पता चल रहा था ना कि भारत में क्या हो रहा है। फैक्ट्स बहुत प्रॉपर थे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स के। और सबसे बड़ी बात है कि यही कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने हिस्टोरियोग्राफी के हमारे फाउंडेशन रखी। अब यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स थे वो लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्विटी के बारे में पढ़ रहे थे। मैग्ना कार्टा जो फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में पढ़ रहे थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। गैरिबल्डी, मैजिने के बारे में पढ़ रहे थे। क्योंकि ये सब मैंने बताया ना, ये कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर अपने आप को बताते थे। अब भाई अगर इंग्लैंड की हिस्ट्री बता रहे हैं तो ये सब हिस्ट्री में है। गैरिबल्डी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये सब पढ़ाया जा रहा था। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, ये सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स सिर्फ भारत के बारे में तो नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के बारे में भी जान रहे थे कि यूरोप में कैसा कल्चर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी वजह से ही नेशनलिस्ट मूवमेंट आया। आप समझ रहे हैं? इसी नहीं तो यहां से ही बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट निकले, क्योंकि यहां पर ब्रिटेन की मोनोपोली थी। और फिर ये हिस्टोरियोग्राफी को जब पढ़ा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ग्रेजुएट थे, उन्होंने इसको नकार दिया कि नहीं। तो बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल जिन्होंने ब्रिटेन को नकारा, वो इसी से कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ा और बोला कि बिल्कुल ये सत्य नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने पढ़ा। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद इसको काउंटर किया और फिर अपनी आइडियोलॉजी दी, जिससे फिर बाद में मूवमेंट शुरू हुई। ये लेक्चर था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।